हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंपनी एक्ट की वजह से कंपनी ऑडिट में जो चेंजेस आए हैं, कंपनी ऑडिट दैट इज सेक्शन 139 टू 148, ठीक है, और कंपनी ऑडिट 2 दैट इज सेक्शन 128 टू 138। तो कंपनीज एक्ट के वजह से इनमें जो चेंजेस आए हैं सिर्फ वही चेंजेस, करेक्ट। तो खास कंपनीज एक्ट की वजह से ऑडिट रिलेटेड सेक्शंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं बिटवीन May 17 एंड November 17, May 17 और November 17 के बीच में क्या चेंजेस आए हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे बहुत सारे चेंजेस नहीं है, और जितने चेंजेस है बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा सिंपल से चेंजेस है, ठीक है। ये जो फाइल मैं आपको बता रहा हूं, इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप चेक करिए, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला सेक्शन 140 सबसेक्शन 5, ये पिछले बार के आरटीपी में कवर्ड था, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने इसको मिस कर दिया हो, इसलिए मैं इसको फिर से एक बार बता रहा हूं, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा अमेंडमेंट था। सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 नोटिफाई नहीं किया गया था, ठीक है, लेकिन लास्ट एग्जाम्स के वक्त इसको नोटिफाई किया गया और एप्लीकेबल हो गया। किस चीज को लेकर है? देखिए, हमने हम जो रेगुलर क्लासेस है, रेगुलर क्लास में पढ़ा है कि दो तरह के रिमूवल्स होते हैं, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर एट एक्सपायरी। ऐसे दो तरह के रिमूवल, ये दोनों रिमूवल जो थे, इसमें अल्टीमेट डिसीजन शेयर होल्डर्स लेते हैं। अल्टीमेट डिसीजन इज टेकन बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है। मतलब ऑडिटर को रिमूव करने का पावर सिर्फ किसके हाथ में था? सिर्फ शेयर होल्डर्स के हाथ में था। लेकिन अब नई चीज, सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 एम्पावर्स ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एम्पावर करता है। ये ट्रिब्यूनल भी ऑडिटर को रिमूव कर सकता है। सो सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय ट्रिब्यूनल बाय एनसीएलटी। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अप्लाई, मतलब सबसे हाईएस्ट कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन दे सकता है, पॉइंट नंबर 1, या फिर उनसे कम पावरफुल एनसीएलटी खुद स्यूमोटो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने पे स्यूमोटो एक्शन ले सकता है, या फिर एनी अदर कंसर्न पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी बैंकर, डिबेंचर होल्डर, डायरेक्टर, एनी अदर कंसर्न पर्सन, कोई भी और दूसरा व्यक्ति है, उसको भी एम्पावर करता है। तो इस पर्टिकुलर सबसेक्शन में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूवल प्रोसीजर की शुरुआत कर सकता है, या तो ट्रिब्यूनल खुद होके इस प्रोसेस की शुरुआत कर सकता है, या फिर तीसरा, एनी अदर कंसर्न पर्सन कैन स्टार्ट रिमूवल ऑफ द ऑडिटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज एम्पावरिंग अदर पीपल ऑल्सो, कि जो प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर सकता है, या स्यूमोटो एक्शन ले सकते हैं, या फिर तीसरा, एप्लीकेशन बाय एनी अदर कंसर्न पर्सन, ठीक है। अगर एप्लीकेशन मिलने पर इंफॉर्मेशन मिलने पर अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है कि ऑडिटर ने फ्रॉड किया है, ऑडिटर फ्रॉड कर रहा है, उसके पास में कंपनी के यूजर नेम पासवर्ड है बैंक्स के, वो पैसा ट्रांसफर कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, ऑडिटर खुद चोरी कर रहा है, वो खुद पैसों को ट्रांसफर कर रहा है, ही इज डूइंग द फ्रॉड, या फिर देयर इज अ कोल्यूजन, मिलके कर रहा है, एम्प्लॉय के साथ में मिलके फ्रॉड कर रहा है, एम्प्लॉय 50 लाख का माल 50,000 में बेच दे रहा है, 50 लाख का माल 50,000 में बेच दे रहा है एम्प्लॉय, करेक्ट, और ऑडिटर ने आंखें बंद कर ली है, बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करेगा, पैसा आधा आधा, मतलब कोल्यूजन है, आपस में मिले हुए हैं, या फिर ऑडिटर अबेट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, एडवाइस दे रहा है फ्रॉड करने के लिए। अगर फ्रॉड करता है या कोल्यूजन है या फिर अबेट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है
इफ ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड कि हमारा ऑडिटर फ्रॉड वाली चीजों में इन्वॉल्व है, कंपनी बैठ के फ्रॉड कर रहा है, ऑडिटर फ्रॉड कर रहा है, करेक्ट, ऑडिटर का काम था फ्रॉड पकड़ना, फ्रॉड को रिपोर्ट करना, लेकिन वो खुद फ्रॉड कर रहा है, बहुत शर्म की बात है, बहुत ही बुरी बात है, बहुत बेकार बात है। अगर ऐसा है, उनको इमीडिएटली ऑर्डर पास होगा, ठीक है, कि पुराने ऑडिटर को ऑर्डर पास होगा कि कंपनी पुराने ऑडिटर को इमीडिएटली निकाल दे और नए ऑडिटर को अपॉइंट करे। ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा, पुराना ऑडिटर को निकाल दिया जाएगा, नए बंदे को अपॉइंट किया जाएगा, जैसा ट्रिब्यूनल बोलेगा वैसा। ट्रिब्यूनल बोलता है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर ऐसा कर दो, तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर कर देंगे, ठीक है, या फिर बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे। ट्रिब्यूनल जैसा बोलेगा कि पुराने ऑडिटर आप चेंज कर दो, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर वन, ट्रिब्यूनल कैन आस्क कंपनी टू रिमूव द ऑडिटर एंड यू हैव टू कंपनी हैव टू फॉलो इट। नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट इज ऐसा बंदा 5 सालों के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा बंदा 5 सालों के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर एनी अदर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। मतलब उसके जो एग्जिस्टिंग ऑडिट्स चल रहे हैं वहां पे तो वो चलता रहेगा, बट ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 5 years फॉर फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स और रीअपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट, ही विल बी चेंज्ड, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा, ही विल बी चेंज्ड। सेकंड, ही विल बी बैंड फॉर 5 years। आगे आने वाले जो ऑडिट्स हैं, ठीक है, उसमें वो बैन हो जाएगा, ही विल बी बैन, उसमें वो अपॉइंट नहीं हो सकता अगले 5 सालों के लिए। और इतना ही नहीं, ही विल बी पनिश्ड एज पर सेक्शन 447 जो डील करता है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड में, ही विल बी पनिश्ड एज पर सेक्शन 447, ठीक है। 6 महीने से 10 साल की सजा, 6 महीने से 10 साल की सजा हो सकती है, जेल, और जितना फ्रॉड है उसका 3 times फाइन लग सकता है। तो उनको बदल दिया जाएगा, उनको 5 सालों के लिए बैन कर दिया जाएगा और 447 में उनको पनिश भी किया जाएगा, करेक्ट। फिर अगर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, अगर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्लीकेशन आया है, तो ट्रिब्यूनल को 15 दिन के अंदर अपना जवाब सुनाना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है तो उसको हाई प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और 15 दिन के अंदर ऑडिटर को रिमूव करना है कि नहीं करना है, इसका उनको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। और ट्रिब्यूनल चाहे तो इस केस में राइट टू अपॉइंट ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है। राइट टू अपॉइंट ऑडिटर कैन बी गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन को हाई प्रायोरिटी देना पड़ेगा, और उनका एप्लीकेशन है तो शायद अपॉइंटमेंट का पावर भी उनको ही दिया जाए। बाकी केस में ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है, लेकिन उनका एप्लीकेशन तो उनको दे सकते हैं। तो बहुत बहुत आसान। अभी तक के रिमूवल बिफोर एक्सपायरी, एट एक्सपायरी सिर्फ बाय शेयर होल्डर्स होता था, अब रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग। अब सेक्शन 143 का छोटा सा अमेंडमेंट है। इससे पहले हमको शेड्यूल 3, इसको समझने के पहले हमको शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट समझना पड़ेगा। बहुत 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 ही सिंपल सा अमेंडमेंट है। आप सन जानते हैं, वी ऑल नो कि 8 नवंबर को इंडिया में डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया गया था और पुराने 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, करेक्ट। अब और यहां पे हो सकता है कुछ लोगों ने, कुछ कंपनियों ने कोशिश की हो अपने इलीगल मनी, ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने की, या फिर कुछ कंपनीज खुद इन्वॉल्व हुई हो, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम कंपनीज का पूरा डेटा चाहते हैं। गवर्नमेंट ने बोला इट इज कंपलसरी। शेड्यूल 3 जो फॉर्मेट और डिस्क्लोजर, नोट्स टू अकाउंट से डील करता है, शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट आया। गवर्नमेंट ने बोला कंपनीज को, ठीक है, ओल्ड नोट्स, जिसको टेक्निकल नाम दिया है स्पेसिफाइड बैंक नोट्स, एसबीएन, ठीक है, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स जिसको नाम दिया गया है,
सभी कंपनीज को एसबीएन की जानकारी, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स की जानकारी अपने नोट्स टू अकाउंट्स में देनी पड़ेगी। बहुत बहुत सिंपल जानकारी कि 8 नवंबर को 8 नवंबर को 8 नवंबर को कितना कैश 8 नवंबर को कितना कैश था। जो एसबीएन नोट्स है, बैंड नोट्स है, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स, एसबीएन नोट्स कितने थे और बाकी कैश कितना था। एसबीएन वाला कैश, स्पेसिफाइड बैंक नोट वाला कैश जो बैन हो गए थे वो वाला कैश, एसबीएन वाला कैश कितना था और बाकी कैश कितना था, ये ओपनिंग बैलेंस बताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 8 नवंबर को कितना बैलेंस था वो बताना पड़ेगा। फिर ठीक है, आप अगर स्पेसिफाइड एंटिटीज में आते हो, आप सबको पता है कि डिमोनेटाइजेशन के वक्त कुछ लोगों को पैसा एक्सेप्ट करना अलाउड था। पेट्रोल पंप वालों को पैसा एक्सेप्ट करना अलाउड था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों को पैसा एक्सेप्ट करना अलाउड था, मेडिकल वालों को पैसा एक्सेप्ट करना अलाउड था, लेकिन उसके भी रूल्स रेगुलेशंस थे कि कितना पैसा वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कितना पैसा आया 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच, 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच कितना पैसा आया परमिटेड रिसीट्स। ठीक है, कितना पैसा आया परमिटेड रिसीट्स, जो रिसीट्स गवर्नमेंट ने अलाउ की थी वो कितना परमिटेड पैसा आया, एसबीएन में नोट्स में भी और नॉर्मल नोट्स में भी। कितने पेमेंट्स हुए, बहुत सारे पेमेंट्स अलाउड थे, मतलब आप अब ये जो जहां जहां अलाउड थे वहां वहां पैसे खर्च कर सकते थे। तो कितना पेमेंट हुआ एसबीएन नोट्स में और बाकी नोट्स में, कितना पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कितना पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया एसबीएन और बाकी नोट्स में भी, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है ये बताना था। आपका 8 नवंबर का बैलेंस कितना था, कितना पैसा आपको मिला, कितना आपने पेमेंट किया, कितना आपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, और क्लोजिंग बैलेंस। बहुत बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है, बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इन्फोसिस की फाइनेंशियल ईयर 16-17, इन्फोसिस की फाइनेंशियल ईयर 16-17 से मैंने इस नोट को उठाया है और उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से, इन्फोसिस क्या बोलता है, इन्फोसिस के पास 8 नवंबर को 2,32,000 बैंड नोट्स में थे और 3,52,000 अदर डिनोमिनेशंस में थे। बाकी इसमें इन्फोसिस ने एक भी रुपया एक्सेप्ट नहीं किया बैंड नोट्स में, बिल्कुल सही है। बाकी इसमें उन्होंने रिसीट एक्सेप्ट की, उन्होंने पेमेंट्स किए 98,000 के, उन्होंने पेमेंट्स किए बैंड नोट्स में जो अलाउड होंगे परमिटेड पेमेंट्स, बाकी नोट्स में 7 लाख कुछ। बाकी पैसा उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, 30 दिसंबर को जो आखिरी दिन था पैसे जमा करने का, आखिरी दिन था पैसे जमा करने का, बैंड नोट्स उनके पास में थे ही नहीं, उनके पास नील 0 रुपीस के बैंड नोट्स थे। बाकी उनके पास में 1,47,000 का कैश था और 1,47,915 उसका टोटल बैलेंस, मतलब टोटल कॉलम भी है। तो इन्फोसिस के रिपोर्ट से बहुत ही सिंपल सा ये प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब सुनिए। ठीक है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, अब ये चेंज शेड्यूल 3 का था। ठीक है, अब आगे इन्होंने अमेंडमेंट लाया सेक्शन 143, शेड्यूल 3 में पहले अमेंडमेंट आया, उसके साथ ही अमेंडमेंट इन्होंने लाया सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर। रूल जो 11 है, रूल 11, अगर आप रेगुलर क्लासेस आपने देखी है तो वहां पे हम 3 चीजें पढ़ते थे पहले। ठीक है, कि कंपनी ने लॉसेस का प्रोविजन बनाया है क्या, कंपनी लिटिगेशंस की अकाउंट लॉसेस का प्रोविजन बनाया है क्या, लिटिगेशंस की अकाउंटिंग बराबर की है क्या, और ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड बराबर हुआ है क्या। 3 बातों पे। अब चौथी बात, इन्होंने अमेंडमेंट लाया। आप रेगुलर क्लास में हमने पूरी स्टोरी, हमने पूरी कहानी बनाई जिससे हम याद रखते हैं। तो मैनेजर वाला एक पॉइंट था। ठीक है, मैनेजर से हम 3 बातें पूछते और वो 3 पॉइंट्स थे, तो एक पॉइंट उन्हें जोड़ दिया। मतलब मुद्दे की बात, अब ऑडिटर इज सपोज टू कमेंट, ऑडिटर को कमेंट करना है
कि कंपनी वालों ने जो डिस्क्लोजर दिया है, कंपनी वालों ने जो डिस्क्लोजर दिया है बैंक नोट्स के बारे में, कैश का जो डिस्क्लोजर है, क्या वो बराबर है कि नहीं, ये हमको कमेंट करना है. Whether the company has provided requisite disclosure in financial statement as to the holding as well as dealing of the band notes between 8 November 30th December. ठीक है, और क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो रहा है. So auditors of the company are supposed to comment specifically. Auditors of the company are supposed to comment specifically कि वो बैंड नोट वाला जो डिस्क्लोजर है वो बराबर है कि नहीं. इन्फोसिस की रिपोर्ट से मैंने निकाला है, उन्होंने बोला सब बराबर है कि कंपनी ने बराबर प्रोवाइड किया रिक्वेस्टेड डिटेल्स अबाउट द बैंड नोट्स, उसका ओपनिंग बैलेंस, उससे कैसे डील किया, उसका क्लोजिंग बैलेंस, पूरी इंफॉर्मेशन बराबर है, ऐसा ऑडिटर्स ने लिखा है. करेक्ट. तो बहुत बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट था शेड्यूल 3 का, और शेड्यूल 3 का जो अमेंडमेंट था उसी से रिलेटेड, उसी के ऊपर कमेंट करना है ऑडिटर को. ऑडिटर हैज टू कमेंट कि वो जो डिस्क्लोजर था वो बराबर है या नहीं है. अब इसी के लिए आईसीएआई ने इंप्लीमेंटेशन गाइड निकाली. इस पर्टिकुलर चीज के लिए आईसीएआई ने इंप्लीमेंटेशन गाइड निकाली कि ऑडिटर इस चीज को कैसे चेक करेगा, कैसे चेक करेगा और कैसे रिपोर्ट करेगा, इसके लिए इंप्लीमेंटेशन गाइड निकाली. ठीक है. तो ये जो डिस्क्लोजर है, ये जो डिस्क्लोजर है उसको कैसे चेक करना, इस डिस्क्लोजर को कैसे चेक करना, इसके लिए आईसीएआई ने जो इंप्लीमेंटेशन गाइड दी उसमें ऑडिट प्रोसीजर्स है. बहुत 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 ही सिंपल है. एक इसमें आपको याद हो जाएगी, हमने सारी वो गाइडलाइंस को पढ़ा और उसको ऐसे सीक्वेंस में अरेंज किया है कि आपके दिमाग में इमीडिएटली फिट हो जाएगा. करेक्ट आएगा. तो बहुत ही सिंपल. पहला क्या ऑडिट प्रोसीजर, नंबर 1. ठीक है. नंबर 1 ऑडिटर ने, ठीक है, अब ये बाद में आया, सब कुछ हो चुका है. ठीक है. ऑडिटर ने कोशिश करनी चाहिए थी. ठीक है. अब तब तक तो नहीं था, अभी इमिग्रेशन बाद में आया. कोशिश करनी चाहिए थी, और अगर किया है तो फिजिकल काउंटिंग ऑफ द कैश, फिजिकल काउंटिंग ऑफ द कैश एज ऑन 8th of November एंड एज ऑन 30th of December. सबसे पहला काम ऑडिटर ने कोशिश, ठीक है, ऑडिटर ने कोशिश करनी चाहिए थी. कोशिश की तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किया तो इट्स ओके, अब समय बीत चुका है. ठीक है. तो नंबर 1, ठीक है, 8 नवंबर और 8 नवंबर कंपनी ने अपने डिस्क्लोजर में 8 नवंबर और 30 दिसंबर का जो बैलेंस बताया बराबर है कि नहीं. ठीक है. उसके लिए सबसे पहले, ठीक है, देखना चाहिए ऑडिटर ने कि क्या उसने फिजिकल काउंटिंग करवाई, फिजिकल काउंटिंग उसने अटेंड की थी, ऑब्जर्व की थी. अगर उसने फिजिकल काउंटिंग अटेंड की थी, ऑब्जर्व की थी, बहुत सारे ऐसे चार्ट अकाउंट्स थे जो बहुत सतर्क थे, बहुत अलर्ट थे, बहुत होशियार थे, जिन्होंने ये करवाया. ठीक है. अगर फिजिकल काउंटिंग करवानी चाहिए थी, अगर करवाई है, ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व किया कितना फिजिकल कैश मिला. ठीक है. उसने देखना चाहिए कितना फिजिकल कैश मिला एज ऑन 8th of नवंबर एंड 30th दिसंबर. बैंड नोट्स में कितना था, बैंड नोट्स में कितना था और नॉर्मल नोट्स में कितना था. ठीक है. डिस्क्लोजर के अंदर जो बैलेंसेस दिए, पॉइंट नंबर 1, डिस्क्लोजर के अंदर जो बैलेंसेस दिए हैं उसको मैच करना चाहिए फिजिकल काउंटिंग से कितनी कैश मिली उससे मैच करना चाहिए. अगर फिजिकल काउंटिंग की है, ठीक है, उसमें कितनी कैश मिली उससे मैच करना चाहिए. दूसरा, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस के सर्टिफिकेट, कंपनी के मैनेजमेंट से, कंपनी के सीएफओ से क्लोजिंग बैलेंस के सर्टिफिकेट लेने चाहिए. बहुत सिंपल है. अगर फिजिकल काउंटिंग की है तो फिजिकल काउंटिंग रिकॉर्ड से मैच करो. ठीक है. नहीं की है कोई बात नहीं, अगर नहीं आपने अटेंड किया, नहीं आपने ऑब्जर्व किया, तो अगली चीज आप मैनेजमेंट से आप सर्टिफिकेट लीजिए कि लिख कर दो इतने ही बैलेंस थे और इतने नोट थे, इतने नोट 500 के थे, इतने नोट 1000 के थे, इतने नोट 100 के थे, वो सब लिख कर लीजिए. तीसरा, ये सारे बैलेंसेस को आप बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करो. ठीक है. बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस था कि नहीं. तो पहली 3 चीजें फोकस्ड है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पे. फिजिकल काउंटिंग अगर आपने ऑब्जर्व की हो तो उसके रिकॉर्ड से मैच करो.
नहीं तो उनसे सर्टिफिकेट ले लो उस चीज के, अगर नहीं करे तो उसके सर्टिफिकेट ले लो और बुक्स ऑफ अकाउंट से चीजों को मैच करो, डिस्क्लोजर में जो दिया वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर लो, ठीक है। अब आगे की बात, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में मैनेजमेंट से रिकंसिलेशन लो, पूरा डिटेल रिकंसिलेशन कि ओपनिंग बैलेंस था, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कितना कैश बैंक में डिपॉजिट किया, कितना क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। मैनेजमेंट का जो रिकंसिलेशन डिटेल वाला वो आपके वापस यहां पे डिटेल से मैच होना चाहिए, ठीक है। अब मैनेजमेंट से पूछो आपने क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स बनाए थे, ठीक है। पहले ओपनिंग बैलेंस देखा, फिर रिकंसिलेशन से मैच किया, आपने क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स बनाए थे, ठीक है, ताकि बैंक नोट्स एक्सेप्ट ना किए जा सके और बैंक नोट्स का मिसयूज ना हो, आपने क्या किया था, ठीक है। तो मैनेजमेंट आपको बताएगा हम लोगों ने इमीडिएटली कैश काउंट करवाया था और पूरा का पूरा कैश सीनियर मैनेजर्स को ट्रांसफर, पूरी की पूरी कस्टडी जो कैश कैशियर के पास होता वहां से सीनियर मैनेजर को दे दिया और सारे रिसीट पेमेंट्स अब सीनियर मैनेजर के अप्रूवल से लगा दिए, ठीक है। सीनियर मैनेजर के आपका क्या इंटरनल कंट्रोल, उनको पूछो तो आपको बताएंगे कि पूरा का पूरा कैश सीनियर मैनेजर को दे दिया, सारे रिसीट पेमेंट सीनियर मैनेजर से होंगे, हमने हर जगह पे नोटिस लगा दिया बैंक नोट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई बैंक नोट हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, ऐसा हमने नोटिस लगा दिया हर जगह पे, वेरी गुड। और जो भी, ठीक है, जितना कैश था वो डिपॉजिट करने हमने लगा दिया, अगर कोई परमिटेड रिसीट्स थी पर तो रूल्स के हिसाब से हमने एक्सेप्ट किया और डेली बेसिस पे हम लोग डिपॉजिट करते थे। क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, अगर ऐसी एंटिटी है जहां पे बैंक नोट रिसीव करना अलाउड नहीं था तो पूरी कैश सीनियर मैनेजर के नाम से दे दी हम लोगों ने, सारे अप्रूवल्स अब वो करेंगे, ठीक है, कोई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हर जगह पे हमने नोटिस लगा दिया नो एक्सेप्टिंग बैंक नोट्स, नो एक्सेप्टिंग बैंक नोट्स, हमने ऐसा नोटिस लगा दिया था ताकि गलती से भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करें। अगर हमको अलाउड था रिसीव करना तो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सीनियर मैनेजर के अप्रूवल से ही एक्सेप्ट होगा, ऐसा हमने बनाया था, वेरी गुड, वो सिस्टम समझिए। अब उनसे लिस्ट लीजिए, लिस्ट ऑफ पेमेंट्स मेड, आपने बैंक नोट्स में कहां कहां पेमेंट किए उसकी पूरी लिस्ट लीजिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ पेमेंट्स, कौन से पेमेंट्स आपने किए, कितने आपने बैंक डिपॉजिट्स किए और क्या पैसे को नॉन मतलब कहा ऐसे जगह भी यूज किया जहां पे परमिटेड नहीं था। आपके सारे पेमेंट्स की लिस्ट लीजिए और उसको डिस्टिंग्विश करिए, कितने अलाउड थे कितने नॉट अलाउड थे, कोई ऐसा था क्या नॉट अलाउड वाला भी, और कितने बैंक डिपॉजिट्स थे। फिर आप पूरी लिस्ट लीजिए रिसीट्स की भी, अगर आप पेट्रोल पंप में आते हो, मेडिकल में आते हो, हॉस्पिटल में आते हो, अलाउड वाले कैटेगरी में आते हो तो आपने कितने एक्सेप्ट किए उसकी लिस्ट, डिटेल लिस्ट लीजिए। अब लिस्ट को वेरीफाई करो, अगर पेमेंट्स है तो वाउचर्स से चेक करो किसको पेमेंट किया, परमिटेड जो जगह थी वहीं पे उसका पेमेंट हुआ है ना, वो पेमेंट चेक करो। डिपॉजिट्स को डिपॉजिट स्लिप से चेक करो, डिपॉजिट स्लिप से आप चेक करो और उसको आप बैंक स्टेटमेंट से चेक करो। देखो एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। रिसीट्स जो है, रिसीट्स भी परमिटेड रूल्स नोटिफिकेशंस के हिसाब से थी ना, वो आप चेक करो। सारी चीजें आपके रिसीट पेमेंट चेक हो गए, आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लिख कर लो कि जितना डिस्क्लोजर है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये जो डिस्क्लोजर है ये डिस्क्लोजर सही है ऐसा लिख कर लो, कंप्लीट है, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है, पूरा डिस्क्लोजर बराबर है। हमने पूरी की पूरी लिख के लो मैनेजमेंट से, हमने पूरी की पूरी डीलिंग रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से किए, परमिटेड रिसीट्स और परमिटेड पेमेंट्स ही है। आप मैनेजमेंट से लिख के लिखवा कर लीजिए कि ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बराबर है, रिसीट पेमेंट बराबर है, डिस्क्लोजर्स बराबर है, अलाउड जो रिसीट पेमेंट्स थे उसके हिसाब से ही काम किया है, उसके आगे आगे हम लोग गए नहीं है, ठीक है। ये आप पूरा लिखवा कर ले लीजिए उनसे, बहुत आसान है साहब, देखो बहुत सिंपल सी स्टेप्स है। अगर कैश काउंटिंग आपने ऑब्जर्व किए तो डिस्क्लोजर को उससे मैच करो, सर्टिफिकेट से मैच करो, क्लोजिंग बैलेंस सर्टिफिकेट से मैच करो, बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करो, रिकंसिलेशन उससे मैच करो, लिस्ट ऑफ पेमेंट्स एंड डिपॉजिट्स लो, लिस्ट ऑफ रिसीट्स लो, वेरीफाई पेमेंट्स एंड डिपॉजिट्स, वेरीफाई योर रिसीट्स, ठीक है, और आखिरी में जाके वेरीफाई योर रिसीट्स और आखिरी में जाकर आप ओवरऑल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लो, ठीक है। ट्रांजैक्शंस जैसे बोले थे वैसे ही है, डिस्क्लोजर्स बराबर है, इसका आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लो। आया तो भाई चांदी है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, बहुत बहुत आसान, बहुत बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है, आया तो चांदी है। और यही एक एग्जाम में जिसमें आया, क्योंकि जैसे से आगे जाएंगे तो इसका रेलेवेंस खत्म होता जाएगा। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट ऑफ IFC
इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर आप बिल्डर हो, अगर आप कौन हो, बिल्डर हो, आपका बहुत बड़ा टाउनशिप आ रहा है, बहुत बड़ा टाउनशिप आ रहा है, ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो आपको पता है बिल्डर लोग क्या करते हैं? बिल्डर लोग एक मॉडल फ्लैट, एक मॉडल जो फ्लैट होता है उसको रेडी रखते हैं, ठीक है, मॉडल फ्लैट रहता है उसको रेडी रखते हैं, बहुत ही आलीशान मॉडल फ्लैट बनाते हैं। सभी जो नए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है उनको मॉडल फ्लैट में बुलाते हैं, वो पूरा मॉडल फ्लैट उनको दिखाते हैं, कंप्लीट पूरा मॉडल फ्लैट उनको दिखाते हैं, उनको खुश करते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, खुश करते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं उनको, ठीक है, एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट को दिया जाता है और वो बहुत खुश होते हैं सामने वाले, तो फ्लैट खरीदते हैं, बराबर वैसे ही कुछ है। लिसन, जो लोग बाहर से इंडिया में पैसा ला रहे हैं, जो लोग बाहर से इंडिया में पैसा ला रहे हैं, जो इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उनकी पैम्परिंग होनी चाहिए, उनका अतिथि देवो भव होना चाहिए। वो जब आए तो उनको जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर दिखना चाहिए, इंडिया की सारी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक जगह पे मिलना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट प्रपोजल एक जगह पे मिलना चाहिए, जबरदस्त एनवायरमेंट होना चाहिए, हाईटेक एटमॉस्फेयर, इंटरनेट कनेक्शंस वगैरह सब कुछ बहुत हाईफाई होने चाहिए। उनके लिए टैक्सेस कम होने चाहिए, उनके लिए टैक्सेस कम होने चाहिए ताकि इंडिया में और आए, और आए इंडिया में, और पैसा लगाए, और पैसा लगाए, और पैसा लगाए। उनका हमने स्पेशल ख्याल रखना चाहिए, बस उसी के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। बाकी देशों ने यह पहले ही कर दिखाया है, बाकी देशों ने तो यह पहले ही कर दिखाया है। इंडिया में हम 2007 से सोच रहे हैं, 2007 से इसके बारे में सोच रहे थे, अब जाके हो रहा है, ठीक है। गिफ्ट सिटी गुजरात में जो सिटी आ रही है फाइनेंशियल टेक, ठीक है, हाईटेक सिटी आ रही है, गिफ्ट सिटी इज द फर्स्ट, गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात इज द फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया। ये फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहां पर है, जबरदस्त वहां पे फैसिलिटीज, एमिनिटीज है, अच्छा माहौल है। जैसे ही जाएगा कोई बंदा अगर सीधा इंडिया के बाहर से वहां पे आता है तो इंडिया की इमेज को सुधार देगा, इंडिया की इमेज को सुपर्ब बना देगा, उसका वहां रुकने का मन करेगा, समय स्पेंड करने का मन करेगा, वहां पे टैक्सेस कम रहेंगे, वो बहुत खुश रहेगा। ऐसा उन्होंने बनाया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। और वहां पे बैंक्स रहेंगी, वहां पे लिस्ट कंपनी, स्टॉक एक्सचेंजेस रहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज रहेंगे, वहां पे बैंक रहेंगे, वहां पे इंश्योरेंस कंपनीज भी रहेंगी, करेक्ट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये बनता है, बैंक्स होंगी तो आरबीआई अप्रूवल लेके बैंक्स वहां पे एस्टेब्लिश हो सकती है, आपके एसबीआई स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश हो सकते हैं सेबी अप्रूवल लेके, और आपके इंश्योरेंस कंपनीज एस्टेब्लिश होते हैं आईआरडी अप्रूवल लेकर, इनका अप्रूवल लेके, ठीक है। और मैंने तो सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बताई, वहां पे बहुत बड़े बड़े पैसा लगाने वाले लोग आएंगे, इंश्योरेंस वाले लोग आएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग वहां पे आएंगे, फॉरेन बैंक्स भी वहां पे आएंगे। ऐसे कंपनियों को एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, ऐसे कंपनियों को एग्जेम्पशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में जो कंपनी एस्टैब्लिश होती है, जो कंपनी एस्टैब्लिश होती है आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, सेबी और आईआरडीए, ठीक है, उसको हम लोग स्पेसिफाइड आईएफसी कंपनी बोलते हैं, स्पेसिफाइड आईएफसी कंपनी। इट कैन बी स्पेसिफाइड आईएफसी प्राइवेट कंपनी और इट कैन बी स्पेसिफाइड आईएफसी पब्लिक कंपनी, ठीक है। आईएफसी के अंदर जो कंपनी है वो या तो प्राइवेट कंपनी हो सकती है या पब्लिक कंपनी हो सकती है, ठीक है। एमसीए ने दोनों के लिए एग्जेम्पशन की लिस्ट निकाली है, लंबी चौड़ी लिस्ट है एग्जेम्पशन की। हमको तो सिर्फ ऑडिट वाले सेक्शंस में क्या फर्क पड़ता है, और मजे की बात यह है, ठीक है, पब्लिक आईएफसी पब्लिक कंपनी और आईएफसी प्राइवेट कंपनी दोनों के एग्जेम्पशन सेम है। एक बार पढ़ा मतलब दोनों जगह फायदा हो गया,
एक बार पढ़ा मतलब दोनों जगह फायदा हो गया, ऐसी बात है। ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला चेंज बहुत आसान है, कुल मिलाकर सिर्फ 3 एग्जाम्शन है। आईएफसी कंपनीज, पब्लिक कंपनी हो कि प्राइवेट कंपनी हो, तीनों को 3 एग्जाम्शन है। नंबर 1, पहला एग्जाम्शन है, फर्स्ट एग्जाम्शन। क्या है ये एग्जाम्शन? बहुत बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा एग्जाम्शन है। ठीक है, आप जानते हैं कि ऑडिटर को जब अपॉइंट करते हैं तो उसका इंटीमेशन हम फॉर्म एडीटी 1 में फिलअप करके सबमिट करते हैं। एक कॉपी जाती है ऑडिटर को, एक कॉपी आरओसी को, और एक कॉपी अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो इट गोज टू सीएनएजी। वहां पे 15 डेज फॉर्म एडीटी 1 विच इज रिगार्डिंग इंटीमेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इसके लिए 15 दिन का टाइम था, उसको बढ़ाकर 30 डेज कर दिया। तो ऑडिटर के इंटीमेशन का टाइम बढ़ा दिया है। फिर ऐसा बोला है सेक्शन 139(2) जो रोटेशन से डील करता है, उसके प्रोविजोज एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब उसके प्रोविजो में कूलिंग पीरियड की बात की है, कूलिंग पीरियड और कॉमन पार्टनर की बात की है। ठीक है, अब इसका मतलब जो निकल के आता है कि अगर ऐसी आईएफसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी होगी, ये कंपनी, ठीक है, अगर बड़ी कंपनी में रोटेशन में कवर होते हैं, अगर आईएफसी वाली कंपनीज रोटेशन में कवर होते हैं तो उनको ऑडिटर रोटेट तो करना पड़ेगा, लेकिन ऑडिटर को कूलिंग पीरियड नहीं लगेगा। ऑडिटर को हम कभी भी वापस बुला सकते हैं। ठीक है, जैसे दैट मीन्स ओनली चेंज ऑफ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, कूलिंग पीरियड इज नॉट रेलेवेंट, ही कैन कम बैक आफ्टर चेंज एनी टाइम एज कंपनी डिसाइड। ठीक है, और इसका मतलब यह भी है कि कॉमन पार्टनर फर्म, जो फर्म को रोटेशन लगा है, उसके पार्टनर्स जहां पे कॉमन पार्टनर्स है, एक साथ कॉमन पार्टनर्स है, वो फर्म को ऑडिट जा सकता है। तो बेसिकली रोटेशन की कंडीशंस भी रिलैक्स कर दी। ऐसी कंपनियों के लिए एडीटी 1 के लिए ज्यादा टाइम दे दिया, रोटेशन की कंडीशंस भी रिलैक्स कर दी, कूलिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट निकाल दिया, बदलो, लेकिन कूलिंग पीरियड लगाने की जरूरत नहीं है। और आगे बहुत ही सिंपल सा हमने पढ़ा था, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी। बिफोर एक्सपायरी के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत सिंपल आसान। वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर आपको बिफोर एक्सपायरी ऑडिटर को निकालना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, इनके लिए आईएफसी कंपनी ने क्या किया, ऑटोमेटिक, अब उन्होंने किया है, बहुत ही सिंपल है। कहना है कि अगर आईएफसी कंपनी में ऑडिटर को अगर रिमूव करना है, अगर आप ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हो, इफ यू वांट टू रिमूव ऑडिटर, तो आप बिफोर एक्सपायरी, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। वैसी बात लिखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर 60 डेज में कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो ऐसा मान लेंगे कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया, ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया। ठीक है, और अप्रूवल से 3 महीने का टाइम मिलेगा, 3 महीने का टाइम मिलेगा। ठीक है, 3 महीने का टाइम मिलेगा कि आप रेजोल्यूशन पास करके पुराने बंदे को रिमूव कर दो और नए बंदे को आप अपॉइंट कर दो। स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। यहां पर भी पहले 60 डेज का टाइम था, 3 मंथ्स का टाइम दे दिया। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से 60 डेज के अंदर रेजोल्यूशन पास करना पड़ता था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद से 3 महीने के अंदर, थोड़ा ज्यादा समय दिया, 3 महीने के अंदर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा उन्होंने किया है। ठीक है,
आईएफसी कंपनीज के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई तो करना ही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती नहीं है 60 दिनों के अंदर, तो इट विल बी डीम्ड, इट विल बी अज्यूम्ड दैट अप्रूवल इज गिवन, और वहां से 3 महीने के अंदर शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास करके रिमूवल हो जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रिमूवल विल बी डन। बात समझ रहे आप? तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए हम वेट करते थे। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट आईएफसी के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल सेमी ऑटोमेटिक है, या तो डिसीजन ले लो नहीं तो 60 दिनों बाद ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगा। तो सेमी ऑटोमेटिक अप्रूवल आप ऐसा बोल सकते हो। 60 दिनों तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टाइम है, हां बोलना है कि ना बोलना है। 60 दिन के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला सेमी ऑटोमेटिक। एज आई सेड, आईएफसी पब्लिक कंपनी और आईएफसी प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए सेम एग्जेम्पशन है। ठीक है, नाउ तो बहुत ही आसान से ये अमेंडमेंट, ये चेंजेस थे। ठीक है, अब बहुत ही आसान से सेक्शन 128 से सेक्शन 138, सेक्शन 128 से लेके 138 में जो चेंजेस है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ही सिंपल से चेंजेस है, वापस आईएफसी कंपनी की वजह से ही चेंजेस है। क्या लिखा है? नंबर 1, 2 ही है, वापस यहां पर सेम कहानी है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए सेम एग्जेम्पशन है। गुड फॉर अस। पहला बहुत आसान, इफ सम इंफॉर्मेशन इज गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो नीड टू गिव इट अगेन। इफ सम इंफॉर्मेशन इज गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नो नीड टू गिव इट अगेन। उसको वापस देने की जरूरत नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आईएफसी कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट्स बताए जाते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बताए जाते हैं, प्रपोज डिविडेंड बताए जाते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती है, उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है बीओडी रिपोर्ट में। अगर क्लियरली बताया हुआ है कि डिविडेंड इतना है, नोट्स टू अकाउंट्स में एक्सप्लेन है, उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर रिजर्व बताया कितना है, उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपको बीओडी रिपोर्ट में। नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क रोकना चाहते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रोकना चाहते हैं, चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 130, दैट इज इंटरनल ऑडिट। वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरनल ऑडिट आईएफसी कंपनीज को लगेगा इफ दे डिसाइडेड इन देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उनको लगेगा इफ दे डिसाइडेड इन देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रहा तो मतलब एक तरह से वॉलेंटरी हो चुका है, एक तरीके से वॉलेंटरी हो चुका है ये। इट हैज बिकम वॉलेंटरी स्ट्रेट अवे कि अगर आपके एओए में होगा, ठीक है, इफ इट इज स्पेसिफाइड, तो आपको इंटरनल ऑडिट लगेगा। इवन इफ यू क्रॉस द लिमिट्स क्रॉस हो गया फिर भी एओए में होगा तो इंटरनल ऑडिट लगेगा, नहीं तो इंटरनल ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल था, अभी तक के यही चेंजेस है। इसके बाद और भी कोई चेंजेस होंगे तो आप यूट्यूब चैनल रवि टावरी, सी रवि टावरी, उस पर आप जाएंगे तो आपको और भी कोई चेंज होंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इफ यू सब्सक्राइब यू विल गेट द नोटिफिकेशन। इसके बावजूद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहे तो ये मेरा नंबर है 9096000033, या मेरा ईमेल आईडी है रवि टावरी TAORI रवि टावरी सर @gmail.com। इसके ऊपर आप ईमेल भी कर सकते हो। करेक्ट। इतने अमेंडमेंट्स, तो ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। लेट्स सी सीए इंस्टीट्यूट अगर कोई और अमेंडमेंट अगर बोलता है तो उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्म रखेंगे। ठीक है, एक ही अमेंडमेंट है जो डाउटफुल है। नया एक SA 701 और नया फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नवंबर को लगेगा कि नहीं लगेगा, थोड़ा असमंजस है। ज्यादा चांसेस है कि नहीं लगेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको डिले कर दिया गया है तो एकेडमिक लाइफ में भी इसको डिले किया जाएगा, इसके पूरे चांसेस है। बट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि सीए इंस्टीट्यूट क्या करता है, व्हाट दे डू। ठीक है।